हेलो बच्चों, कैसा हो सभी लोग। आंसर जी प्रजापति एंड वन सेकंड मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यार फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हमारे यार 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर बच्चों मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन को कवर कर दिया था। आज का बच्चों मेरे पास मेन फोकस जो रहेगा वो मेन 3 टॉपिक्स पर रहेगा। सबसे पहला टॉपिक बच्चों एंगल बिटवीन लाइन्स। अगर दो लाइन आपके बीच में क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड की बात करेंगे बच्चों स्क्यू लाइंस। दो लाइन बच्चों नॉन कोप्लेनर लाइन को बोलते हैं स्क्यू लाइंस, वो क्या होती है उसके क्वेश्चन देखेंगे, उसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे। एक बात करेंगे बच्चों, थर्ड बात करेंगे हम पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, इनके ऊपर फोकस करेंगे। सेम बच्चों में थोड़ा इसके लेक्चर मैंने ज्यादा डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, छोटी छोटी रहे। हर चीज के ऊपर ढंग से क्वेश्चन पे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराता जाऊंगा, ठीक है। शुरुआत करते बच्चों बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो मेरे पास हेडिंग होगी बच्चों एक्चुअली एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच एंगल कैसे निकालते सुनो। लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई लाइन है जो कि लेट थीटा पे मीट कर रही है, उसके मतलब थीटा वहां पे बीच में एंगल है। ये बच्चों लाइन L1 है और लाइन मैंने मान दिया L2 है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इस लाइन की लेट से मुझे इक्वेशन दे रखी है कितनी, R1 इजिकल टू A1 प्लस लेमडा B1 और R2 इजिकल टू कितना दे रखा A2 प्लस लेमडा B2, ठीक है। ये बच्चों मुझे इक्वेशन दे रखी है। R तो सेम होगा R या फिर बात करता हूँ R1 R2 तो भी है। बच्चों मुझे इक्वेशन दे रखी है R इजिकल टू। अब बच्चों मैंने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपको पता ही होगा। ये जो होता है ना B1 और B2, इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो बच्चों क्या करना है, एंगल ऑफ लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए हमको उन लाइन का क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज ही चाहिए होगा, बस काम हो जाएगा। जिसका फॉर्मूला होता है, सुनो क्या होता है, ये होता है बच्चों फॉर्मूला कॉस ऑफ थीटा इजिकल टू, ये बच्चों हमारे पास जो भी आंसर होगा मॉड में, मतलब पॉजिटिव आंसर होगा, ठीक है। B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ होता है बच्चों, ठीक है। B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। क्या करना बच्चों, जो भी मतलब फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है B1 वेक्टर और सेकंड का जो B2 वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज है, इन दोनों का करना बच्चों स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कर लेना है। वेक्टर में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद नीचे B1 का मैग्नीट्यूड ले लेना है और B2 का मैग्नीट्यूड ले लेना है। अब बच्चों अगर मान लेता हूं लेट से B1 और B2 हमारे पास वेक्टर होगा, आपको दे दिया, मान लो B1 आपको दिया A1 B1 C1 और B2 दे दिया A2 B2 C2, क्योंकि बच्चों डायरेक्शन रेशियो में से हम ABC लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दो है तो मैं ले रहा हूँ A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप और थर्ड जो हमारे पास A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये चीज यहाँ पुट करता हूँ तो उन दोनों का सबसे पहले डॉट होगा, तो कितना आएगा सुनो, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये होता है बच्चों हमारे पास क्या, सेम। तो बच्चों ये और ये दोनों सेम है, बस आपको जो भी वैल्यू दी तो मैंने बच्चों जनरल लेकर इसको यहाँ पर रख दिया है कि इन दोनों को डॉट करेंगे तो ये आएगा और नीचे क्या होगा, हर एक डायरेक्शन रेशियोज का, हर एक वेक्टर का अंडर रूट में करके स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ इसके अंदर वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो, जो भी करना हो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या एंगल। अब जो डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो हम इसको कर सकते हैं सिंपल। अगर मैंने मुझे दे दिया कि आपके पास B1 वेक्टर दे दिया, A1 बराबर दे दिया बच्चों 1 -1 -2 और ये B2 दे दिया 3 -5 -4, बच्चों इसमें रख देना डायरेक्ट ही, या फिर इसमें रख के जो भी डॉट करना वहां पे सेम चीज आएगी, सॉल्व कर लेना। तो बच्चों जो भी है कॉस को ले जाएंगे इनवर्स में और थीटा निकल जाएगा। ये तो बच्चों सिंपल था। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स खत्म हुआ। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, सुनो बच्चों। एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपको बहुत सारा जिसने बच्चों अब मैंने नीचे असाइनमेंट दिया है, अगर वहां से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, कुछ ट्राई किए होंगे, तो कहीं की बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब है कि वहां पर कुछ ट्रिक्स लग रही है। मतलब ट्रिक्स का मतलब बोल सकते हैं कि मतलब एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दूं आपको, सुनो। कल अपन ने बच्चों लाइन्स पढ़ी थी, लाइन्स, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो बच्चों उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सुनो। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 1 - x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2, बच्चों ऐसा कुछ बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन। बच्चों ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन अगर आपको दिख रही है तो आपको बोला है कि चलो मैं आपको मेरी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप बताओ तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। तो बच्चों कल अपन ने पढ़ लिया था कि ये क्या बच्चों कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो कौन से होते हैं, नीचे वाले होते हैं, ये यानी कि इसके क्या हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 3 2p और 2 होगा, ठीक है। पर बच्चों ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो बच्चों ये नीचे वाले तो होंगे ही, पर लेकिन बच्चों यहाँ पर ये फॉर्म जो है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको ध्यान से देखो।
हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये है बच्चों हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म स्टैंडर्ड वाली क्या थी हमारे पास, सुनो ये थी x माइनस x1 अपॉन a इजिकल टू y माइनस y1 अपॉन b इजिकल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये थी मतलब बच्चों का स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ये थी। और बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, x का है बच्चों बाद में पड़ा है, पहले नहीं आ रहा है। यहाँ पर x पहले आता है या x बाद में है। या बच्चों y का कोफिशिएंट 7 है, पर लेकिन यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यानी कि y का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं होना चाहिए, जो भी मतलब x y z का कोफिशिएंट भी कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके अलावा x y z आगे होने चाहिए, बाकी वैल्यूज पीछे होनी चाहिए। ये होती है बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो बच्चों अपन क्या करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, बच्चों ऐसी सिचुएशन कभी बन जाती है कि आपको अजीब सी इक्वेशन दे रखी है, तो पहले अपन को इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको इसमें लेकर आते हैं तो क्या होगा, सुनो अगर मैं x को यहाँ लेकर आता हूँ तो 1 को पीछे लेता हूँ, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना होगा x माइनस 1 अपॉन -3। वो माइनस कॉमन लेकर मैंने नीचे 3 को दे दिया, ठीक है -3 हो गया। सेम यहाँ पर क्या करता हूँ, अब y का कोफिशिएंट 7 है, अब मुझे y का कोफिशिएंट क्या है 1 बनाना है, तो यहाँ से 7 दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, उसको नीचे भेज देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से कितना लिया y माइनस 14/7 हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा अपॉन में 2p। उस 7 को बच्चों इसके नीचे भेज देता हूँ, यहाँ पर ये भेजता हूँ, ठीक है, क्योंकि वापस ऊपर चल जाएगा तो एक ही बात है, नीचे भेज दिया। यहाँ क्या होगा बच्चों z माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ तो बच्चों सेम ही है, क्योंकि यहाँ पर z पहले चाहिए तो पहले पढ़ाई है, सेम को दिक्कत नहीं आती। ये हुई बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैं बात करता हूँ इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, -3 2p/7 और 2। ये होगा बच्चों इसके डायरेक्शन रेशियोज। तो अगर आप ये बोल देते हो कि ये डायरेक्शन रेशियोज है तो बच्चों गलत हो जाएगा। ये बच्चों एक क्वेश्चन ना देकर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, एक गलती मिस्टेक बताना चाह रहा हूँ कि आपके कभी भी एग्जाम में हो सकती है, क्योंकि जो जेई जैसे एग्जाम ऐसा ही करते हैं, ये बच्चों को मतलब इसे फंसा देते हैं। तो बच्चे जल्दी जल्दी में बस नीचे वाले देख के ले लेते हैं कि हाँ कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो ये एबीसी ले लो, बस आंसर लिख दो कि ये है डायरेक्शन रेशियोज और इनको काम में ले लो। तो बच्चों नहीं, पहले अब देखना है कि फॉर्म स्टैंडर्ड में है या नहीं है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये एक चीज मैं आपको बतानी थी। अब बच्चों ऐसी चीज में एक और चीज बता रहा हूँ, एक और चीज आपको कहाँ गलती हो सकती है, सुनो ठीक है। ये बच्चों मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। एक गलती बच्चों आपके पास ये हो सकती है, सुनो अगर आपको ऐसी क्वेश्चन दी लेट से आर वेक्टर इज इक्वल टू, बच्चों वो पहले कार्टेशियन में गलती हो रही थी, अब मान लो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन में अगर आपसे गलती होती है तो कौन सी हो सकती है, देखो 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t कैप। बच्चों ऐसी क्वेश्चन दे दी। अब बच्चों ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चों वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, जनरल अगर बात करूं तो क्या होती है, ये होती है r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। बच्चों ये होती है ना वेक्टर जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये होती है r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। बच्चों यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है, r तो दे रखा है पर a यहाँ पर कौन सा है पता नहीं चल रहा है, लेमडा कौन सा है पता नहीं चल रहा है, b कौन सा है पता नहीं चल रहा है। अब क्या करें बच्चों, इसके अंदर फंस गए। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं, तो इसको ही बच्चों इस फॉर्म में क्या करनी पड़ती है, पहले लेकर आनी पड़ती है, इस फॉर्म में रिड्यूस करनी पड़ती है, सॉल्व करनी पड़ती है जनरल, जैसे पिछला अपन ने किया। इसको कैसे करेंगे बच्चों, सुनो बच्चों मैं करूंगा इस आई जे जो के है ना, इनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा हर एक टर्म से। और बच्चों जहां जहां पे टी दे रखा है टी, यहाँ पर बच्चों क्या करना है, लेमडा को टी मान लिया इस क्वेश्चन वाले ने, लेमडा को क्या मान लिया टी मान लिया। तो बच्चों ऐसा कर सकते हैं, लेमडा भी एक क्या है कांस्टेंट है जनरल, हम सिंपल लेके चल रहे हैं, तो उस क्वेश्चन ने टी दे दिया। बच्चों टी की दे सकता है, वो पी दे सकता है, क्यू आर उसकी मर्जी हो जो दे सकता है, कोई कुछ भी दे सकता है। हम क्या करना है, टी वाली टर्म्स अलग कर देंगे और बाकी टर्म्स अलग कर देंगे, तो इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सुनो आर वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ गया 1 इंटू आई कैप होगा, आई कैप, और यहाँ से कितना होगा बच्चों -2 जे कैप आ जाएगा, -2 जे कैप, और यहाँ से आ जाएगा कौन सा नंबर वाला 3 के कैप प्लस 3 के कैप, ये प्लस टी वाली जितनी भी टर्म्स है टी वाली उनको अलग ले लेता हूँ, उन सब से टी कॉमन ले लेता हूँ, तो टी यहाँ लिखा मैंने, और अंदर कितना बचा टी कॉमन ले तो यहाँ बचेगा 1, तो ओनली बचेगा आई कैप प्लस यहाँ कितना बचेगा ओनली जे कैप, और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो जो टी बार आ जाएगा यहाँ बचेगा -2, तो -2 के बच जाएगा, -2 के, यानी बच्चों ये देखो ये और इसको कंपैरिजन करो, तो ये हो गया r इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों a प्लस लेमडा b, ये हो गया बच्चों b। अब वो लेमडा की जगह इसने t मान लिया है, लो ये मान लो, ये कर लिया इसको लेमडा, ये लेमडा कुछ भी मान लो, लेमडा टी जो भी उसने दिया है, तो बच्चों ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर दी। तो यहाँ पर बच्चों गलती हो सकती है, आपको असाइनमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और जेई में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज गलती होने की जो मुझे पॉइंट थे वो मेरे को बताने थे, वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब चलते बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, और नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा स्क्यू लाइंस क्या होती है, सुनो SKEW स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस को बच्चों एक और नाम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन कोप्लेनर लाइंस।
क्या होती है बच्चों, सुनो इसको लाइन्स। बच्चों मान लो मेरी ये उंगली फर्स्ट और फर्स्ट उंगली ये दो लाइन्स है, ठीक है, ये दो लाइन्स है। कोई भी बच्चों दो लाइन्स अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगी या फिर नॉन पैरेलल होगी, दो कंडीशन होती है। एक तो नॉन पैरेलल नहीं होनी चाहिए, और नॉन इंटरसेक्ट भी नहीं करनी चाहिए, उनको बोलते क्या, इक्यू लाइन्स। यानी सुनो बच्चों, अगर मैं बात करूं ऐसा, तो क्या ये इक्यू लाइन्स होगी, क्योंकि दोनों ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं है। मान लो इनके बीच की कोई डिस्टेंस है ये ऐसे हवा में, तो बच्चों और ये दोनों पैरेलल तो यूं होती, पर मैं मान रहा हूं ऐसा, तो ये पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, यानी इसको क्या बोलेंगे, इक्यू लाइन्स। अब बच्चों हमको क्या करना होता है, हम इक्यू लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये इक्यू लाइन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी होती है हमको। हमारा मेन एम ये इक्यू लाइन्स के बीच की क्या है, डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है। तो बच्चों क्या कैसे निकालेंगे, सुनो, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो बच्चों डायग्राम बनाऊं, तो ये लेट्स से बच्चों मेरे पास दो लाइन है L1 L2, इनको बोलते हैं इक्यू लाइन्स। ये इनकी डिस्टेंस होगी ना बच्चों, लाइन्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा बच्चों परपेंडिकुलर ही होगी बच्चों, कहां से भी लो, इनकी डिस्टेंस हमको निकालनी है। लेट्स से मैंने पी भी दे दिया, तो डिस्टेंस निकालनी है। तो इसकी जो मेरे को दे रही है बच्चों, R1 इजिकल टू A1 प्लस लेमडा B1, R2 इजिकल टू A2 प्लस लेमडा B2। तो बच्चों दोनों की मुझे जनरल इक्वेशन दे दी है, तो बोला कि आप क्या करो, इनके बीच की जो है ये इसको बोलेंगे बच्चों SD, तो बच्चों इसको बोलेंगे SD, शॉर्टेड डिस्टेंस। यहाँ पर एक वर्ड आता है बच्चों, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन इक्यू लाइन्स, ये हमारा एम होता है निकालना। तो इसकी जो फॉर्मूला होता है वो आपको सबको पता ही होगा, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सब जगह दे रखा है, तो बच्चों बता देता हूं मैं इसका फॉर्मूला क्या। तो मेरे पास जनरल फॉर्मूला होता है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस SD, शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू इक्यू लाइन्स कितना होगा, A2 माइनस A1। सबसे पहले क्या करना बच्चों, ये जो ना A2 और A1, ये इसका पॉइंट होगा A2 और A1 इसका पॉइंट होगा, जो भी अपन क्वेश्चन में दे रखा होगा, इन दोनों को माइनस करना है। फिर जो भी आएगा इसके साथ डॉट करना है, किसको, B1 और B2 को। किसको डॉट करना है, B1 और B2। सबसे पहले क्या करना है, B1 और B2 का क्रॉस निकालना है। सुनो, ये B1 क्रॉस B2 अपन में कितना होगा हमारे पास, ये नीचे कितना होगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। करना कुछ नहीं, हमारे क्या करना है, सबसे पहले B1 और B2 दे रखा, B1 और B2 का क्रॉस निकालना, B1 क्रॉस B2, और A2 माइनस A1 करना है। जो आंसर आते हैं उन दोनों का करना है डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट कर देना, डॉट कर देना, और जो ऊपर आएगा और नीचे का करना है, B1 क्रॉस B2 हम निकालेंगे, उसका ले लेना मैग्नीट्यूड, उसको रख देना नीचे, ऊपर दोनों को कर देना डिवाइड, आंसर आएगा जो क्या होगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, उसको बोलेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस। क्योंकि शॉर्टेड डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैग्नीट्यूड में लेकर चल रहा हूँ, मॉड्यूलस, मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम ये क्वेश्चन भी अगर डायरेक्ट आएगा तो हम कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन देंगे उठा के वैल्यूज रखनी है डायरेक्ट, ठीक है। आपको चाहिए एनसीईआरटी जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जो आप स्कूल में यूज करते हो, वहां पर बच्चों से आपको बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट वहां सॉल्व एग्जांपल भी देख सकते हो, नहीं तो नीचे असाइनमेंट में अनसॉल्व क्वेश्चन है विद आंसर्स, उनको भी बच्चों प्रैक्टिस करना ही है आपको, ठीक है, सब तरह के टाइप्स क्वेश्चन। ये बच्चों का इक्यू लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब बच्चों बात करते हैं, हमारे पास एक और आती है, अगर मान लो ये इक्यू लाइन्स में मैंने बात करी थी, क्या होती है कि अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग होती है, नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। अब बच्चों अगर ये नॉन इंटरसेक्टिंग तो थी, अब अगर मैं इसको पैरेलल कर दूं, पैरेलल कर दूं, और अब मैं इसमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकाल लूं, तो क्या होगी, सुनो, ये अगर मैं ऐसा कर दूं, ये पैरेलल सब कुछ होगी बच्चों, लाइन मैंने क्या कर दी, पैरेलल कर दी, यहाँ पर क्या थी, नॉन पैरेलल लाइन थी, अब यहाँ पर क्या पैरेलल लाइन्स हो गई, तो इसके बीच की मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, SD, शॉर्टेड डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगी, सुनो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सुनो बच्चों, ये होगा, ये तो जी बच्चों इक्यू लाइन्स के लिए, और ये क्या होगी बच्चों, पैरेलल लाइन्स के लिए, ठीक है, ये पैरेलल लाइन्स के लिए। तो क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होगा हमारे पास A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। यहां तो बच्चों समझ में आया क्या दे रखा है, जो आप सोच रहे हो भैया B1 था यहाँ पे, तो ये B1 B2 होगा, अभी B अकेला B कहां से आ गया, B1 और B2 कहां गया बच्चों, ध्यान दो, मैंने आपको ऑलरेडी भी जो पिछला लेक्चर कराया था लाइंस वाला, मैंने आपको बोला था कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, और B यहाँ पर क्या है, B वेक्टर डायरेक्शन रेशियो ही तो है, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल के केस में क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर B1 और B2 नहीं होगा अलग अलग, ओनली एक सिंगल B होगा बस। जैसे यहाँ तो था ना बच्चों, ये B1 और B2 था, तो यहाँ क्या होगा, R वेक्टर इजिकल टू R1 इजिकल टू A1 प्लस लेमडा B वेक्टर, और R2 इजिकल टू A2 प्लस लेमडा B वेक्टर, यानी A1 A2 तो अलग अलग पॉइंट है, और B क्या है, सेम है, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो है, और पैरेलल लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है, यानी कि आपको एक ही B लेना है। यानी कि सिंपल क्या करना है,
A2 माइनस A1 करना है, और जो भी उसका आएगा वेक्टर उसको B के साथ क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। बच्चों यहाँ पर इसे यहाँ तो क्या था डॉट प्रोडक्ट, यहाँ करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा, और नीचे करना है B का ले लेना है मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड कर देना, जो भी आंसर आएगा उसका पॉजिटिव वैल्यू लेकर वो शॉर्टेज डिस्टेंस आंसर निकल जाएगा। तो जो दो तरह के कॉन्सेप्ट थे, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस। बच्चों ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट भी, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। लास्ट में बच्चों आया भी था क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मुला लगाओ और आंसर सिंपल। उसने बोला था कि इस दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, बस कुछ नहीं करना। तो बच्चों जो भी उसने क्वेश्चन दी हुई थी वैल्यू उठा के रख दी, ये डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया और आंसर निकाल दिया। अब जिसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, ठीक है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। क्या करना है बच्चों, सिंपल कुछ नहीं करना था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, आंसर निकालना है। बच्चों यहाँ पर एक कंक्लूजन आता है, कंक्लूजन सुनो। कंक्लूजन क्या होता है कि अगर शॉर्टेज डिस्टेंस कभी भी जीरो आ गई, इसका मतलब क्या होगा, मान लो ये शॉर्टेज डिस्टेंस जीरो होगी, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है। तो मान लो कभी भी आपको सॉल्व करते करते ऐसा शॉर्टेज डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाती है, जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर वो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, मतलब स्क्यू लाइंस नहीं रहेगी फिर। तो ये कंक्लूजन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर जीरो आती है तो आंसर क्या होगा, यहाँ तक बात क्लियर। सेम बच्चों यहाँ भी है, यहाँ अगर जीरो आता है तो पैरेलल लाइन जो होगी ना वो क्या होगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ तक बच्चों बात क्लियर है। अब बच्चों एक चीज रह गई थी, अभी जो अपन ने पढ़ा था ना ये वाला एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल, वहां बच्चों एक चीज, दो कंक्लूजन थे वो रह गए थे शायद, मैंने आपको बताया नहीं था। एक सुनो, मैंने आपको बताया था ये भी अपन ये पढ़ रहे थे, ये वाला दो लाइन के बीच में एंगल भी अपन ने पढ़ा था। क्या था एंगल, वो कुछ निकाला जैसा कुछ कि cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ निकाला था बच्चों फॉर्मूला ना, B1 डॉट B2 अपन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड, ये निकाला था बच्चों cos थीटा, ठीक है। इसके अंदर बच्चों दो कंक्लूजन है, यहाँ पे दो कंक्लूजन मेरे को बताना है। कौन कौन से कंक्लूजन है सुनो। सबसे पहला कंक्लूजन आता है बच्चों सुनो, अगर मान लेता हूं मैं ये दोनों लाइन जो है ना, ये दोनों लाइंस क्या है, अगर परपेंडिकुलर है, मान लो दोनों लाइंस पहले ऐसे थी, ये आपको ऐसे दिख रही है, मान लो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होती, मतलब इन दोनों के बीच में थीटा का 90 डिग्री होता है, तो इसमें कंक्लूजन आता है। कंक्लूजन क्या होता है कि B1 डॉट B2 क्या होगा, जीरो होगा। B1 डॉट B2 क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, अगर मैं थीटा को उठा कर रखूंगा 90 डिग्री तो cos 90 कितना होता है, जीरो, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इधर जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये जीरो हो जाएगा, यानी क्या बचेगा क्या, B1 डॉट B2, तो B1 डॉट B2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन है। सेकंड कंक्लूजन क्या आता है सुनो, अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग, ये लाइंस अगर 90 डिग्री ना हो गए, ऐसे होती है पैरेलल लाइंस, ये 90 डिग्री अभी थी, मान ले अगर ये सेम लाइन में होती, मतलब पैरेलल हो जाती है पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन केस के अंदर क्या होगा बच्चों, कंडीशन होती है वो ये होती है सुनो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन होती है बच्चों किसकी, पैरेलल लाइंस की। अगर यहाँ पर क्या केस, अगर पैरेलल लाइंस का आया था तो 90 डिग्री का केस था तो ये कंडीशन है, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन है तो ये कंडीशन है, पैरेलल लाइंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ तक बच्चों क्लियर बात समझ में आ रही है। A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को पता ही क्या चीज है, डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है, इसका दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियोज। तो यहाँ तक क्लियर, ये दो कंक्लूजन आपको बताने थे। तो जो एंगल बिटवीन टू लाइंस कंप्लीट हुआ, स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों लाइंस का एक लास्ट लेक्चर, बच्चों कॉन्सेप्ट के नाम पे लाइन पे इतना ही है, कॉन्सेप्ट इतना ही है। अब बच्चों मैं सोच रहा हूँ इसका एक और लेक्चर लूंगा, उसमें आपको लाइंस के ओनली टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, ओनली टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर एक लेक्चर और होगा, जिसके अंदर लाइंस के और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जितना ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, उतना ज्यादा आपकी हाथ की ग्रिप अच्छी हो जाएगी, और जितनी हमको ग्रिप अच्छी करनी है हाथ की, ठीक है, 3D और वेक्टर जैसे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम पिछले नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे प्लेन्स, फिर हम लाइन खत्म करेंगे, प्लेन स्टार्ट करेंगे। तो जो इस वीडियो के लिए बस इतना ही यार, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तो ध्यान रखो और जो भी असाइनमेंट दे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।